हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इडोटेरिया चैनल पे। इडोटेरिया के करंट अफेयर्स की इस प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में मैं रोशन कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाल ही में इडोटेरिया के द्वारा करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2021 बुक को प्रकाशित किया गया, जिसमें 1 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया है। यह पुस्तक आपके पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंक और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी उपयोगी है। इस पुस्तक की खास विशेषता यह है कि इसमें इन 6 माह के कुल 800 प्रश्नों को 16 प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको उपलब्ध कराया गया है। इन्हीं 16 प्रैक्टिस सेट को हम 16 दिनों में कवर करेंगे। आज हम पहले सेट की ओर बढ़ते हैं। पहले सेट में कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए आइए इन 50 प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट संख्या 1 के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यह घोषणा की कि वह शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर भेजेगा, जिसका नाम होगा इनविजन। तो आप याद रखिए, इनविजन जो शुक्र ग्रह पर पहला भेजा जाने वाला ऑर्बिटर है वह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा जाएगा, और इस मिशन में यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद नासा भी कर रहा है। तो आप जानते होंगे नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, सीएनएस है फ्रांस की, और रॉस्कोमॉस जो है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। इस मिशन को 2030 तक नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इसे एरियन 6 की मदद से लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि एरियन 6 की मदद से इसे लॉन्च किया जाएगा, 2030 तक लॉन्च किया जाएगा, और इस मिशन का नाम है इनविजन। और यह किस ग्रह के लिए है? तो यह शुक्र ग्रह के लिए यह मिशन है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो आप जानते होंगे कि लॉन टेनिस में वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो उसी में से फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता। तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है और वर्तमान में विश्व के नंबर 1 टेनिस प्लेयर के रूप में इन्हें जाना जाता है, उन्होंने ही फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। वहीं महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में फ्रेंच ओपन का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा, जो चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं, उन्होंने इसे जीता है। तो दोनों आप याद रखिएगा, पुरुष में नोवाक जोकोविच ने यह जीता है और वहीं महिला में बारबोरा क्रेजिकोवा, जो चेक गणराज्य की है, उन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। काफ़ी बार यह पूछ लिया जाता है कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है, तो वह सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए, कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा नई तकनीकों के विकास के लिए जो है वो इजराइल के साथ समझौता किया है। आप जानते होंगे कि इजराइल एक टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण देश है, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी का उपयोग हम अपने कृषि क्षेत्र में करेंगे ताकि कृषि क्षेत्र का विकास हो सके और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आय को बढ़ाया जा सके। इसके लिए भारत सरकार ने इजराइल सरकार से जो है समझौता किया है। वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बदल गए हैं, उनका याद रखिएगा, उनका नाम है नाफ्ताली बेनेट। नाफ्ताली बेनेट जो है वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, और इजराइल की जो मुद्रा है वो है शेकेल, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा पीएम योजना की शुरुआत की गई। तो शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका नाम है युवा पीएम योजना। तो जो हमारे देश में युवा लेखक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा सके, उनको प्रोत्साहित किया जा सके, तो इसके लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह पहल शुरू की गई। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, जिसके बाद जो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की जगह नए शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए। तो नए शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में है उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो आप यह भी याद रखिएगा कि वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है?
तो उसका आंसर है ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये कब होगा, तो ये याद रखिएगा, प्रतिवर्ष जो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई हाल ही में। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है। तो पहले आप ये याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है और यह स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 2021 में जो इसका आयोजन किया गया उसका थीम था युवा उत्साह नए भारत का। तो आप याद रखिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम युवा उत्साह नए भारत का था। प्रश्न संख्या 7, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है। तो जो कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के जो लेखक हैं वह हैं रामचंद्र गुहा। भारतीय क्रिकेट के विषय में इसमें जानकारी दी गई है और इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। पुस्तक का नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलोंग में हाल ही में किया गया है। जो इस स्कूल का नाम रखा गया है दोस्तों, वह रखा गया है असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। तो असम राइफल्स पब्लिक स्कूल के नाम से पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन जो है मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बना है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है। तो इसका उत्तर है दोस्तों विश्व बैंक। हाल ही में भारत सरकार ने 10.5 करोड़ डॉलर का ऋण समझौता विश्व बैंक के साथ किया है ताकि पश्चिम बंगाल में जो जल परिवहन है उसमें सुधार लाया जा सके। तो याद रखिए कि विश्व बैंक के साथ भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए एक ऋण समझौता किया है। अभी विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जो है वह शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को दिया गया, जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप भी इन्होंने अपने नाम कर रखा है। तो कोनेरू हम्पी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध पर निर्मित किया जा रहा है। तो इन सब बातों को याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर और ओमकारेश्वर बांध पर निर्मित किया जा रहा है और इसकी जो क्षमता है वह 600 मेगावाट है और ये 2022-23 तक यह प्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर देगा। तो 2023 तक यहाँ से बिजली उत्पादित शुरू हो जाएगी और ये 600 मेगावाट की एक दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है जो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई। तो किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हाल ही में लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की ताकि जो वहाँ के युवाएं हैं वह उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो 18 वर्ष की अधिक उम्र की आयु के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की जिसका नाम है लॉन्च पैड योजना। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा जो है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका मूल उद्देश्य यह है
कि नागरिकों को भ्रष्टाचार के विषय में जानकारी दी जा सके और नागरिक इस ऐप के माध्यम से भ्रष्टाचार से जुड़े शिकायत कर सके। इसके लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह ऐप लॉन्च किया। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों, यह जनवरी 2021 में जारी सूचकांक के विषय में पूछा जा रहा है कि जनवरी 2021 में जब सूचकांक जारी किया गया था उसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं जुलाई 2021 में हाल ही में जारी किया गया है सूचकांक, जिसमें भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जारी, तो आपको 84 नहीं देना है, अब 90 देना है, क्योंकि यह रैंकिंग में 6 की गिरावट आ गई है। भारत का स्थान अब 90 है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। तो इस रिपोर्ट में भारत के किस देश में प्रवासी कितने हैं और कुल प्रवासी कितने हैं उसकी गणना की गई। तो भारत के लगभग 1.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अन्य देशों में रहते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में 35 लाख लोग भारतीय निवास करते हैं। तो 35 लाख भारतीय सबसे ज़्यादा जो है संयुक्त अरब अमीरात में निवास करते हैं। वहीं दूसरे स्थान पर यूएसए है, जहाँ पर 27 लाख भारतीय निवास कर रहे हैं वर्तमान में। तो ये आंकड़े आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा 35 लाख संयुक्त अरब अमीरात में और दूसरे स्थान पर जो है यूएसए में 27 लाख लोग निवास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का जो आयोजन किया गया वो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया गया। हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब जानते होंगे कि वर्तमान समय में जो है प्रदूषण की समस्या को देखते हुए हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसी के संदर्भ में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन किया गया है। वर्तमान में यदि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री की बात करें तो वो हरदीप सिंह पुरी है। तो मंत्रालय में काफ़ी फेरबदल हुआ, उसके बाद हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री बने। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा जी को जो बीके यादव जी की जगह पर नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो वो सुनीत शर्मा बने। आप याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वर्ष 1905 में की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जीके की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से टॉयकथॉन 2021 एवं टॉयकथॉन पोर्टल की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे चूँकि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है उपयुक्त सभी, तो आपको उपयुक्त सभी उत्तर देना है। एक्चुअली में सबसे ज़्यादा जो इसमें मुख्य भूमिका वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निभाई गई, लेकिन यहाँ पे तीनों मंत्रालय का योगदान है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी होना चाहिए। टॉयकथॉन 2021 जो है देश में खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार भारत का जो पहला इथेनॉल संयंत्र है वह छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। इथेनॉल जो है हरित ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक पदार्थ है। इसका प्रयोग जो है पेट्रोल में किया जाता है ताकि पेट्रोल से जो कार्बन जो मुक्त होता है उसमें कमी लाया जा सके और पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। भारत सरकार के द्वारा इथेनॉल नीति लाई गई है, जिसमें कि E20 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 2025 तक जो पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल को मिश्रित किया जाएगा ताकि जो प्रदूषण हो उसे कम किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला बनाया गया है? तो तमिलनाडु का 38वां जिला जो बनाया गया है वह मयिलादुतुरई को बनाया गया है। तो मयिलादुतुरई को तमिलनाडु का 38वां जिला बनाया गया है। तो नागपट्टिनम जिले से इसे अलग करके एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम है मयिलादुतुरई। थोड़ा
टफ नाम है, आप याद रखिएगा। मयिलादुतुरई जो है तमिलनाडु का 38वां जिला है। हाल ही में तमिलनाडु में चुनाव हुए, जिसके बाद वहाँ पे मुख्यमंत्री नए चुने गए हैं, तो वो भी आप नाम याद रखिएगा। तमिलनाडु के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो M.K. स्टालिन है, उनका नाम याद रखिएगा, M.K. स्टालिन। स्टालिन हाल ही में जो है वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की? अब जानते होंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया जाता था, तो उस दृष्टि से कारावास काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं वर्तमान समय में। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने उन कारावासों के महत्व को देखते हुए वहाँ पे पर्यटन की शुरुआत की है। तो महाराष्ट्र सरकार ने 12 ऐसे कारावासों को चिन्हित किया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। तो इन 12 जो जेल है उनमें पर्यटन के लिए आम लोगों को जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 50 रुपये तक का टिकट अवेलेबल कराया जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो सबसे पहले जो है यरवदा जेल से की गई है। यरवदा जेल में सबसे पहले पर्यटन को इसमें शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी, जो सबसे बड़ी मालगाड़ी थी, उसे वासुकी को लॉन्च किया है? नाम याद रखिए, वासुकी। वासुकी को हाल ही में किस रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है? तो वो है दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा विश्व के सबसे लंबी जो मालगाड़ी है वासुकी को लॉन्च किया गया, जिसमें कुल 300 डब्बे हैं और इसे 5 इंजनों, रेलवे इंजनों की मदद से खींचा गया। तो 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी वासुकी को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद शहर में बनाया जा रहा है। इस मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है, जिसके निर्मित होने से लगभग 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार की प्राप्ति हो सकेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है? तो काफ़ी चर्चा में रहा है कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में वहाँ के जो सेना है उन्होंने वहाँ के जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसे अपदस्थ कर वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी है, और यह आपातकाल 1 साल के लिए उन्होंने घोषणा किया था। लेकिन हाल ही में वहाँ के जो सेना अध्यक्ष हैं, जो जनरल हैं मिन आंग हलिंग, उन्होंने स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है और उन्होंने कहा है कि 2023 तक वहाँ पे फिर वो आम चुनाव कराएंगे। तो अर्थात 2023 तक वहाँ के जो जनरल मिन आंग हलिंग है वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? तो योवेरी मुसेवेनी हाल ही में अफ्रीकी देश युगांडा के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। तो युगांडा के राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं योवेरी मुसेवेनी। आप याद रखिए, य से युगांडा स्टार्ट हो रहा है और य से योवेरी है, तो दोनों नाम य से स्टार्ट हो रहा है ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। तो युगांडा की यदि राजधानी बात करें तो युगांडा की राजधानी जो है वह कंपाला है। अन्य जो 3 ऑप्शन है उनकी राजधानी भी देखते हैं। कीनिया की राजधानी नैरोबी है, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, वहीं तंजानिया की राजधानी जो है वो डोडोमा है। तो ये सब राजधानियाँ भी आप याद रखिएगा, क्योंकि जीके में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि युगांडा की राजधानी कंपाला है, कीनिया की राजधानी नैरोबी है, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। युगांडा की मुद्रा की बात करें तो युगांडा की मुद्रा जो है सीलिंग है। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो गुलाम मुस्तफ़ा खान जी का हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और उनका संबंध जो है शास्त्रीय संगीत से है। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, गुलाम मुस्तफ़ा खान वो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। वह रामपुर सावन जो घराना है उससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में किन 2 देशों की वायु सेनाओं के मध्य एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आप पहले ये याद रखिएगा कि एक्स डेजर्ट नाइट 21 जो युद्ध अभ्यास है वो कौन सी सेना का है, थल सेना का है या वायु सेना का है या नौसेना का है? तो यह वायु सेना का अभ्यास है। अब ये याद रखने वाली बात है कि ये किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया?
तो भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के मध्य एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत के जो जोधपुर एयरबेस है उस पर शुरू किया गया है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह रही कि फ्रांस की ओर से भी राफेल विमान ने भाग लिया और भारत के राफेल विमान ने भी इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अमित केसरवानी को कृषि विज्ञान क्षेत्र में योगदान देने के लिए वर्ष 2021 का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया। नाम याद रखिए, अमित केसरवानी, जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार वैज्ञानिक जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है वह 2021 के लिए प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 29, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? तो शहर को पॉलीथीन से मुक्त करना जो है वर्तमान में काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती है। तो इस चुनौती से को दूर करने के लिए लखनऊ नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। इस थैला बैंक में जगह जगह पर कपड़े के थैले बेचे जाएंगे और ये थैले 5 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक होंगे, जिससे कि वहाँ के लोग अगर कोई सब्ज़ी लेने जाते हैं या किसी अन्य काम से जाते हैं तो उन थैलों को खरीद कर उसमें वो सब्ज़ी लेके जा सकेंगे, ताकि पॉलीथीन को प्रयोग को कम किया जा सके। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लखनऊ नगर निगम के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो कोयला खान के लिए उन्होंने यह सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। जो है मुख्य रूप से कोयला खदानों में संचालन में जो समस्याएं आ रही थी उनको दूर करने के लिए, कोयला क्षेत्र में जो खदान में पारदर्शिता लाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? तो हाल ही में यूएसए ने घोषणा की है कि क्यूबा को पुनः जो है आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में डाल दिया जाए। तो आप जानते होंगे कि एक क्यूबा जो है कैरेबियन देश है और इसको वापस से अमेरिका ने आतंकवाद प्रभावित करने वाले सूची में शामिल कर दिया है। क्यूबा की यदि राजधानी की बात करें तो क्यूबा की राजधानी जो है वह हवाना है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी रहा? तो ये मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो वर्चुअल रूप से किया गया, इसमें भारत का सहयोगी देश जो है वह डेनमार्क रहा। समुद्री क्षेत्रों के विकास के लिए पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत के इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसमें भारत का सहयोगी देश जो है वह डेनमार्क रहा। डेनमार्क की जो राजधानी है, आप जानते होंगे कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ये भी। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो मैत्री सेतु जो पुल बनाया गया है वह फेनी नदी पर दोस्तों बनाया गया है, जो कि त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। तो फेनी नदी पर निर्मित मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है संपर्क को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो आप याद रखिएगा, मैत्री सेतु किन 2 देशों को जोड़ता है? तो वह भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। मैत्री से आपको यह याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 3 प्रमुख ट्रेनें चलाई जाती है। एक है मैत्री एक्सप्रेस, दूसरा है बंधन एक्सप्रेस और तीसरा हाल ही में शुरू किया गया है मिताली एक्सप्रेस। तो ये 3 ट्रेनें भी है जो कि भारत और बांग्लादेश के संपर्क को बढ़ाने का कार्य कर रही है। और मैत्री सेतु जो है वह त्रिपुरा को रामगढ़ से जोड़ता है। प्रश्न संख्या 34, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? आपको याद होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था कि स्वेज नहर में एक बहुत ही बड़ा जहाज जिसकी लंबाई लगभग 400 मीटर है, हवा के झोंके के कारण घूम गया और वह उसमें फंस गया, जिसके कारण जो है कई 100 जो बड़े जहाज है वह स्वेज नहर को पार नहीं कर सके और वो फंस गए थे। तो यह जो जहाज़ है वह ताइवान का था। ताइवान का जहाज़ एवरग्रीन जो है वह स्वेज नहर में फंस गया, जिस कारण उसमें मार्ग बाधित हो गया। स्वेज नहर के बारे में आपको बता दूं कि स्वेज नहर का निर्माण 1869 में पूरा किया गया था और 1956 में मिस्र के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण
किया गया था। स्वेज नहर दो प्रमुख सागरों को जोड़ती है, या लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। तो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में यह स्थित एक नहर है जो कि अरब सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का मुख्य मार्ग प्रदान करती है, और व्यापारिक दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक सप्ताह अगर ये स्वेज नहर बंद हो गया था, जिस कारण करीबन लाखों डॉलर का विभिन्न देशों को नुकसान हो गया था। तो ताइवान का एक जहाज़ जो कि चीन से नीदरलैंड जा रहा था, वह इस मार्ग में फंस गया, जिसके कारण यह मार्ग बाधित हो गया। तो अन्य इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया है वो भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 समिट का आयोजन किया गया। इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2025 तक भारत में $150 बिलियन का बायो इकोनॉमी का निर्माण किया जा सके। तो बायो इकोनॉमी का निर्माण 150 बिलियन किया जा सके, इसके लिए एक ग्लोबल बायो इंडिया 2021 समिट का आयोजन किया गया। और ये कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है दोस्तों? 2025 तक। तो उस समय जो तात्कालिक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये शुरू किया गया था, लेकिन वर्तमान में यदि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्री जो हैं वो मनसुख मंडाविया है। तो याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसरो ने ब्राज़ील के एमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? तो भारत ने ब्राज़ील के एमेजोनिया 1 और अन्य 18 उपग्रहों को PSLV C-51 की मदद से श्रीहरिकोटा, जो भारत का प्रक्षेपण यान केंद्र है, वहाँ से लॉन्च किया गया। तो PSLV C-51 की मदद से यह लॉन्च किया गया। तो भारत अन्य देशों के उपग्रहों को इसलिए प्रक्षेपित करता है ताकि दोनों देशों के बीच में अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है सहयोग को बढ़ाया जा सके, और भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में भारत अन्य देशों के उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करता है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? तो इंडियन सुपर लीग के अभी तक 7 सीज़न आयोजन किए जा चुके हैं, जिसमें पहली बार यह हुआ है कि मुंबई सिटी FC ने यह खिताब जीत लिया है। तो 2020-21 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई सिटी FC ने यह खिताब जीता। तो मुंबई सिटी FC ने फाइनल में AT की मोहन बगान को 2-1 से पराजित कर इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। तो इंडियन सुपर लीग क्या है? एक फुटबॉल का गेम है जिसका आयोजन किया जाता है, और यह 7वां सीजन था, और 7वें सीजन का जो विजेता रहा वह मुंबई सिटी FC रहा। अगला, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो खिताब पुरुष वर्ग में जो मलेशिया के जो खिलाड़ी हैं ली जी जिया, उन्होंने इस खिताब को जीता। वहीं महिला वर्ग की अगर बात करें तो महिला वर्ग में निजोमी ओकुहारा जो जापान की है, उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब लीजी जिया ने जीता, वहीं महिला वर्ग का जो खिताब है वह निजोमी ओकुहारा ने जीता। अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिया है वह युजवेंद्र चहल जी ने लिया है। युजवेंद्र चहल भारत के एक राइट हैंड आर्म स्पिनर बॉलर है। तो उन्होंने T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। नाम याद रखिएगा, युजवेंद्र चहल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो ये वैसे न्यूज़ काफ़ी पुरानी हो गई है, मेरे ख्याल से एग्जाम में नहीं आएगा, ये जनवरी की ही न्यूज़ है दोस्तों। लेकिन एक बार जान लेते हैं कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो बैंकों पर उनके नियम को फॉलो न करने के कारण जो है वो जुर्माना लगाते रहते हैं। तो हाल ही में HDFC बैंक पर उन्होंने 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उन्होंने RBI के नियम को फॉलो नहीं किया है। अगला प्रश्न, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में यह बने हैं, जुलाई महीने की ये घटना है कि जुलाई महीने में तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का चयन किया गया, और इसमें नए मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी को नियुक्त किया गया। ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की है कि वह गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र का सबसे जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो प्रदान करेंगे, जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण। तो गायिका आशा भोसले जी को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो देश का पहला पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे ने अपने टोटल 3012 किलोमीटर का जो ट्रैक था उसको विद्युतीकृत कर दिया है, जिसके बाद वह देश का पहला ऐसा रेलवे जोन बन गया जो पूरी तरह से विद्युतीकृत है। जो यहाँ पे याद रखिएगा, वर्तमान में जो रेल मंत्री है उनका बदलाव हो गया है। पहले पीयूष गोयल थे, अब नए जो रेल मंत्री चुने गए हैं वह अश्विनी वैष्णव है। नाम याद रखिए, अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल मंत्री है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और यह किस नदी पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज जो रेलवे है उसे निर्मित किया जा रहा है, वह चिनाब नदी पर दोस्तों स्थित है। चिनाब नदी पर निर्मित यह ब्रिज जो है वो आपको बता दूं कि यह एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। तो एफिल टावर की हाइट वैसे ही बहुत ज़्यादा है, उससे भी 35 मीटर यह ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसकी कुल ऊंचाई 359 मीटर है। 359 मीटर ऊंचा यह ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? बांग्लादेश में बढ़ रहे संस्कृति के प्रति जो लोगों का लगाव है संस्कृत भाषा के प्रति, तो इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लिटिल गुरु। वहाँ के लोग संस्कृत सीखने के उत्सुक हैं, तो इसके लिए लिटिल गुरु एक ऐप लॉन्च किया गया है भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र जो बांग्लादेश में स्थित है उसके द्वारा। तो यह बांग्लादेश में शुरू किया गया है। ऐप का नाम है लिटिल गुरु। किस भाषा को सीखने के लिए? तो संस्कृत भाषा को सीखने के लिए यह लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है? तो भारत ने जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर यह पहल शुरुआत किया है। तो आप ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत ने मिलकर SCRI पहल की शुरुआत की है। SCRI का फुल फॉर्म है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव पहल भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सप्लाई चेन में सुधार किया जाए और चीन पर अपनी निर्भरता को कम किया जाए, जिससे कि समावेशी विकास की प्राप्ति की जा सके। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में यह पुस्तक जो प्रकाशित की गई है वह रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखी गई है। नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? आपको बता दें कि पासा एक्ट हाल ही में लक्षद्वीप में काफ़ी विवाद का विषय रहा। तो लक्षद्वीप के प्रशासक के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसको लेकर के वहाँ के लोगों के द्वारा विरोध किया गया। इस कानून का नाम था पासा एक्ट। पासा का फुल फॉर्म था प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी। इसके तहत जो प्रशासक हैं वह बिना सार्वजनिक जो प्रस्तुतिकरण किए किसी व्यक्ति को 1 वर्ष तक जेल में डाल सकते हैं। तो यह वहाँ के लोगों को ऐसा लगा कि उनके अधिकारों का हनन है, उन्हें बिना बताए जेल में डाल दिया जाएगा, ये संवैधानिक विरुद्ध था। तो इसके लिए वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया था। अगला प्रश्न है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। तो बजट 2021-22 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कुल 64,180 करोड़ की राशि आवंटित की गई। तो याद रखिएगा 64,180 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए आवंटित किया गया। इस बार कुल जो है वह 34,83,236 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें 64,180 करोड़
जो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए आवंटित किया गया। इस योजना का मूल उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 2021-22 में केंद्रीय बजट का कुल व्यय क्या है। तो वर्ष 2021-22 में जो केंद्रीय बजट है वह उसका कुल व्यय 34,83,236 करोड़ है। इस बार जो कुल प्राप्ति भी 34,83,236 है और कुल व्यय भी 34,83,236 है। तो ऐसे में इस वर्ष जो बजट घाटा है वह शून्य है। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा तीसरी बार केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए पेश किया गया, जिसमें कुल जो व्यय है वह 34,83,236 करोड़ निर्धारित किया गया। तो इसी के साथ पहला सेट समाप्त होता है दोस्तों। एडुटेरिया के साथ बनाए रखने के लिए और एडुटेरिया पर विश्वास दिखाने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।